सक्सेस के मायने क्या हैं? मतलब जीवन में हमें क्या हासिल करना है? सफलता की परिभाषा हर एक के इंसान से बदलती रहती है। किसी के पास कोई कहता है कि पैसा होना चाहिए, कोई पावर होना चाहिए, कोई शांति होनी चाहिए। सफलता एक जर्नी है, इट इज ऑन गोइंग थिंग। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। एल्विस प्रेस्ले, मैरिलिन मनरो, माइकल जैक्सन, इन्होंने ड्रग लेना शुरू किया और सुसाइड कमिट कर दिया। अरबपति खरबपति थे लेकिन खोखले हो गए। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं है, ये मैं इनसे बहुत सहमत नहीं करता हूं, बल्कि ये मेरे हिसाब से नासमझी की बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि गरीबी से क्या खुशी मिलती है क्या? हर एक अच्छे इंसान को अरबपति खरबपति बनना चाहिए। और नीच के हाथ में पैसा नीचता बुरा काम करता है। दुनिया में अच्छे लीडरशिप की कमी है। इंडिया में अच्छा लीडर द लास्ट मैं कहता हूं वो नेताजी सुभाष थे। तो आपको लगता है कि अभी देश सही दिशा में जा रहा है? 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। दुख की बात यह तो पहले तो सबको गरीब बना दिया, तब खिला रहे हो ना, तो फिर क्यों कैसे खिला रहे हो आप? और जीडीपी 7-8% आप पे पहुंच गई है। उसमें से 99% ऑफ द जीडीपी का सिर्फ 50 परिवारों को फायदा हो रहा है। देश वाकई में 5-7 परिवारों के हाथ में बिक चुका है सर। पिछले 7 सालों से कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, चाहे नीट है, मीट है, कोई दूसरा तीसरा है, कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, सोशल मीडिया पे उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं मिलियंस में। आपको कुछ भविष्य लगता है? उन्होंने पहल की है तो बहुत अच्छा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है अगर वो अपने दृष्टिकोण को और अपनी आदतों को बदल दे। यस, यू कैन विन। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज अपने गेस्ट को जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो कौन है। देश के जाने माने लेखक, थिंकर, विचारक हमारे साथ शिव खेड़ा जी आज मौजूद हैं। आदरणीय शिव खेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है क्योंकि शायद अपने करियर के टाइम पे या जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त भी जो आपकी बुक थी यू कैन विन, उसने मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। तो आज आपको अपने साथ पाकर मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल, बहुत सौभाग्य है मेरा। थैंक यू सो मच। मैं कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाया। जी बिल्कुल सर। नहीं, ये थोड़ा बहुत नहीं सर, आपने बहुत युवाओं को इंस्पायर किया है। मैं सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाहती हूँ कि सक्सेस के मायने क्या हैं? मतलब जीवन में हमें क्या हासिल करना है? क्या है सफलता? देखिए, ऐसा है कि सफलता की परिभाषा हर एक के इंसान से बदलती रहती है। किसी के पास कोई कहता है कि पैसा होना चाहिए, कोई पावर होना चाहिए, कोई शांति होनी चाहिए, आत्म वी शुड बी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेहत होनी, अच्छा परिवार होना चाहिए। इसी हर एक आदमी की प्रायोरिटी वहाँ पे चली जाती है। कुछ लोग अमेरिका जाने वाले थे, जा सकते थे, लेकिन उन माँ बाप यहाँ रह गए, अकेले बच्चे थे, उन्होंने त्याग दिया, अमेरिका नहीं जाना, मेरे को अपने माँ बाप को देखना। उनकी प्रायोरिटी वो थी, उन्होंने फाइनेंस मनी को त्याग दिया और उन्होंने फैमिली को ज़्यादा अहमियत दी, तो यहाँ रह गए। सो यू सी, ऐसे भी कई लोग हैं, आप शायद जानते भी हो ऐसे लोगों को। सो मेनी पीपल हैव डन सच थिंग्स। सो उनकी प्रायोरिटी परिवार थी एंड उन्होंने कहा माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए करना। सो उन्होंने त्याग दिया बहुत कुछ। सो एक परिभाषा एक आदमी ने दी थी इन यूएस, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसका नाम था अर्ल नाइटिंगेल। उसने कहा है कि सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। अब इसको डाइसेक्ट कीजिए आप। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? सफलता एक जर्नी है, इट इज ऑन गोइंग थिंग। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स प्रोग्रेसिव। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अंदरूनी महसूस होती है सफलता। आपके कहने से मैं सफल नहीं बन जाऊंगा जब तक मैं अंदर महसूस नहीं करूंगा कि मैं सफल हूं। इसीलिए जो बाहर से सफलता दिखती है, बहुत टाइम अंदर से खोखलापन होता है। इसी वजह से पीपल लाइक एल्विस प्रेस्ले, मैरिलिन मनरो, माइकल जैक्सन, इन्होंने ड्रग लेना शुरू किया और सुसाइड कमिट कर दिया।
अरबपति खरबपति थे लेकिन खोखले हो गए। तो दुनिया देखती थी इनको सक्सेसफुल, बट दे वर एम्प्टी। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। तो ऐसा है कि वर्दीनेस होती है ना, जो कि क्या इंसान अनवर्दी गोल्स भी रख सकता है? मींस बुरे गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। और कौन सी चीज एक गोल को वर्दी बनाती है? वो है हमारे सिद्धांत और वैल्यूज सिस्टम, हमारे प्रिंसिपल जो हैं। दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन वर्दी गोल्स। तो अनवर्दी गोल्स होंगे, हासिल कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट इज, एंड आई रेजोनेट विद दिस। तो यानी कि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, सक्सेस आपका सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं है, ये मैं इनसे बहुत सहमत नहीं करता हूं, बल्कि ये मेरे हिसाब से नासमझी की बात कर रहे हैं। और वो जो ऐसे बोलते हैं ना, वो खाली कहते हैं कि भैया पैसा छोड़ो 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 छोड़ो, लेकिन मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा तुम्हारा पैसा सारा, यही कहते हैं वो। तो ये नहीं कहते कि पैसे को फेंक दो गंगा में जाके, मिट्टी में जाके जला दो, ना ना, वो कहते मेरे को दे दो, आपको क्या करना है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा ऊपर जाने का। तो ये कहानी है। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, या तो एकदम नासमझ है, बेवकूफ है, या अरबपति है। और बीच वाला कोई नहीं बोलता है कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि पैसा सबसे जरूरी चीज है, सबसे अहमियत नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी काम नहीं कुछ होता। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मनी इज, लोग कहते हैं कि पैसा इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, और पैसे से खुशी नहीं मिल सकती। तो मैं कहता हूं कि गरीबी से क्या खुशी मिलती है क्या? और अगर मैं ना खुश रहूंगा तो आई वुड रादर बी हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कि पैसा एक भूखे के लिए खाना है, जिसके पास कपड़े नहीं है पैसा उसके लिए कपड़ा है। पैसा जिसके पास शेल्टर नहीं है उसके लिए घर है। तो पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैं, हमारा जो लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं हम, उसमें कहता हूं मैं कि हर अच्छे इंसान, अच्छे की डेफिनेशन होती है चरित्रवान इंसान और पर्सन विद इंटेग्रिटी। उसका एक मॉरल ड्यूटी कि ही शुड बी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर, अरबपति खरबपति बनना चाहिए। हर एक अच्छे इंसान को अरबपति और खरबपति बनना चाहिए। क्यों? कि मैंने एक चीज सीखी है, पैसे अच्छे इंसान के हाथ में अच्छा काम करते हैं, और नीच के हाथ में पैसा नीचता काम करता है, बुरा काम करता है। तो पैसा होना जरूरी है। और उसके साथ जिसके साथ अच्छाई होती है वो बहुत दूर दूर अच्छे काम करता है। दैट्स माय पॉइंट। बहुत अच्छा सर। जैसे आप इतना पूरा, आपने तो हर जगह आप ट्रैवल करते हैं, शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही शायद आपने देखी है। तो अभी इस समय पे आपको क्या लगता है कि एक जो कॉन्शियसनेस है, या जो पूरे विश्व की चेतना किस तरह की है, और किन चीज़ों पे क्या काम करने की ज़रूरत आपको लगता है? देखो अपना अर्चना, मेरे को 50 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, एंड मैंने बहुत बदलाव देखा है अमेरिका में ही, बल्कि 10-12 प्रेसिडेंट की चुनाव जो था मैंने सारा वहाँ पे देखा है। एंड अमेरिका में भी बहुत बदलाव आ गया है। वो अमेरिका वो नहीं है जो पहले था। सी बेसिक कर्टसी, इंटेग्रिटी, मैनर्स, वो सब चीज होती थी वहां पर। आज क्राइम इतना बढ़ चुका है, बल्कि क्राइम लीगलाइज हो चुका है वहां पर। कैलिफोर्निया में एक कानून बना है कि $950 तक आप किसी दुकान से कुछ भी चुरा के ले जाओ, उसको चोरी नहीं माना जाएगा। आप उठा के कुछ भी ले जाओ, $950 तक, इट इज नॉट कंसिडर क्राइम। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी उसके ऊपर। अच्छा। हाँ जी, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम। मीन्स क्राइम को आपने लीगलाइज कर दिया।
तो लोग क्या कर रहे हैं, एक दुकान से 950 सामान उठाते हैं, फिर दूसरी दुकान चले जाते हैं, दूसरे ये ऐसे घुमा घुमा के वो सारा कैलिफोर्निया खाली कर रहे हैं सब। जानते हो कितने स्टोर बंद हो चुके हैं वहां पे, हाउ मेनी पीपल आर रनिंग आउट, एंड ये कहाँ का हिसाब किताब है। तो बात ये है, दुनिया में अच्छी लीडरशिप की कमी है। मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड में अच्छा लीडर कोई लास्ट था तो ली कुआन यू था, सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक कोई अच्छा लीडर मुझे दिखा नहीं है। और जो ये अपना चाइना के जो लीडर हैं, क्या नाम, शी जिनपिंग, आई थिंक ही, इन माय ओपिनियन, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड लीडर। कि उन्होंने मेरे ख्याल 10 साल तो 15 साल तो हो ही गए उसको, एंड उन्होंने कहाँ से कहाँ देश को ले आए। इससे पहले भी शुरुआत हुई, बिकॉज 1990 ऑनवर्ड्स और समवेयर दैट चाइना स्टार्टेड मूविंग अप। उससे 91 से पहले तो चाइना कुछ नहीं था, जीरो, इंडिया से भी नीचे था। बट जैसे 20 साल से चाइना ऊपर जा रहा है, इट हैज बिकम ए ग्लोबल पावर। एंड आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कम से कम इंडिया से तो 100 साल आगे हैं, और चाइना से और अमेरिका से भी आगे हो जाएंगे। तो गुड लीडरशिप मेरे को वहां पे दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छी लीडरशिप दिखाई। सेम थिंग जापान, सेम थिंग सिंगापुर, ये कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। और जो लीडरशिप खराब हुई है, इस तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिका का कैसे गिरावट आई है। अमेरिका में लोग वहां से भाग रहे हैं, अमेरिका से भी, और इंग्लैंड से भी भाग रहे हैं वहां से। सो इट इज बेसिकली ए लीडरशिप इशू। और इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड नागरिक सब हैं जो दे आर फीलिंग इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां नहीं, अमेरिका में भी पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर। वहां पर भी यही हाल है। हर जगह पर सिटीजन टुडे पॉपुलेशन इज फीलिंग वेरी इनसिक्योर, बिकॉज नोबडी नोज कि कल क्या होगा। आज ईरान पे आ गया, कल क्यूबा जा रहे हैं, कभी तीसरे उधर जा रहे हैं, ताइवान अभी लटक रहा है, अभी मालूम नहीं उसका क्या होगा। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पुअर एंड बैड लीडरशिप। लीडरशिप की कमी है आज, अच्छे लीडर नहीं है साहब। और इंडिया में अच्छा लीडर, द लास्ट मैं कहता हूं, वो नेताजी सुभाष थे। उनके बाद कोई लीडर ही नहीं हुआ यहाँ पर, अच्छा लीडर नहीं हुआ। सरदार पटेल को मैं मानता हूं एज अ गुड लीडर, बट मैं उनको उस लेवल पे नहीं मानता हूं, बल्कि उस लिहाज से नेताजी ने भी थोड़ा सा कुछ ऐसा किया जी। जब सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया उनकी इंटरनल कमेटी ने, तो गांधी ने उनको एक नोट भेज दिया कि आप रिजाइन कर दो, छोड़ दिया। तो उन्होंने गांधी को प्लीज करने के लिए देश को त्याग दिया, जानते हुए कि ही वॉज द राइट पर्सन। मेरे हिसाब से उनको देश को ऊपर रखना चाहिए था, गांधी को नीचे रखना चाहिए था। उन्होंने गांधी को देश से ऊपर रखा, इसीलिए उन्होंने भी रिजाइन किया। दैट वॉज इनकरेक्ट। कंट्री वॉज बेटर, मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट वी नीड, कि आज अच्छा लीडर चाहिए हमारे को, तभी आगे देश बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, जैसे उस वक्त शायद गांधी जी देश की आवाज बन चुके थे, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा सर्वमान्य नेता थे, तो शायद उनकी बातों का मान रखने के लिए नेताजी ने शायद ये डिसीजन लिया हो। वेल, मैं गांधी को इतना, आई डू नॉट होल्ड हिम इन हाईएस्ट रिगार्ड्स, बिकॉज उन्होंने बहुत सी चीजें की जो मेरा ख्याल है अपीसमेंट की, मुस्लिम्स की और हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ किया उन्होंने। आई डोंट होल्ड हिम एज अ ग्रेट रिस्पेक्ट, इतनी मैं इज्जत से उनको नहीं देखता हूँ। बट आई पर्सनली फील दैट सरदार पटेल को देश का हित पहले रखना चाहिए था, और रादर देन प्लीजिंग गांधी, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। जी जी बिल्कुल। अभी जो लीडरशिप है
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मोदी जी वैसे तो इतने पॉपुलर हैं, बट कहीं ना कहीं उन पे सवाल भी उतने खड़े होते रहते हैं, उनके डिसीजंस को लेकर के भी कई बार लोग उन पे क्वेश्चन करते हैं। बट आपका क्या मानना है कि जिस तरह से उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया तो है, कि वो जगह जगह जाते हैं, इतने देशों में गए, जो पिछले टेन्योर में तो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने यात्राएं करी और हर जगह एक भारत की छवि को अच्छे रूप में रखा, तो आपको लगता है कि अभी देश सही दिशा में जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मेरे हिसाब से जरूर इन्होंने बाहर जाके इंडिया और इंडियंस का एक प्राइड बढ़ाया है, इन्होंने, नो डाउट अबाउट दैट, विच वॉज नॉट देयर बिफोर। बट क्या मैं इनकी हर नीति से सहमत हूँ? क्या मैं इनकी हर पॉलिसी से सहमत हूँ? मैं नहीं सहमत हूँ। और आज ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। दुख की बात ये, तो पहले तो सबको गरीब बना दिया, तब खिला रहे हो ना, तो क्यों कैसे खिला रहे हो आप? तो 80 करोड़ जनता को आपने भूखा बना दिया है। दिस इज नॉट, इसको तरक्की नहीं गिनते हैं आपको। खाली जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी 7-8% पे पहुंच गई है। उसमें से 99% ऑफ द जीडीपी का सिर्फ 50 परिवारों को फायदा हो रहा है, और बाकी देश भूखा मर रहा है। क्या इससे इसी को अच्छी डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? एंड बिसाइड्स दैट वी हैव टू ऑल्सो सी कि हमारी पर कैपिटा इनकम कहाँ पे पहुंची हुई है। 1% लोग पूरे देश की 40-50% पूरी वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं, 1% और लेस देन 1%, और उसमें से भी देखा जाए तो सिर्फ 50-60-100 परिवार ही होगा जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप देखें इस तरीके से, 10 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में आया हुआ है। कैसे आ गया भाई? 15 साल में जो आया, 15 साल से पहले आया दूसरी बात है, लेकिन पिछले 12 साल 15 साल तो यही सरकार रही है ना, कैसे आ गया है? और 10 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे घुसा है, 5 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया हुआ है, बट किसी को एग्जैक्टली फिगर तो मालूम नहीं है। बट बॉटम लाइन इज, ये तो एक देश के ऊपर आक्रमण किया जाना चाहिए। क्या आर यू वेटिंग फॉर अनदर पार्टीशन? दूसरा पार्टीशन करोगे क्या? तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसे आ गए? एक गोली किसी को फायर, देखिए बांग्लादेश का बॉर्डर तो चाइना में भी लगता है, और उधर भी चारों तरफ लगता है, और फिर और देशों में, किसी और देश में आप चले जाओ, आप अफगानिस्तान में चले हो तो बॉर्डर क्रॉस करो, गोली मार देते हैं। चाइना में जाओ तो गोली मार देते हैं आपको, वहां तो घुस नहीं सकते आप। तो यहां पर कैसे घुस गए सारे? 2000 रुपए दो, बॉर्डर क्रॉस कर लो, 2000 रुपए दो, आधार कार्ड मिल जाता है, 2000 रुपए दो, इलेक्शन कार्ड मिल जाता है। तो ऐसा है कि भ्रष्टाचार एकदम चरम पे पहुंच चुका है। वी हैव बिकम मोर करप्ट देन बिफोर। 10 साल में करप्शन बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। और इवन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप फिगर देखें तो पिछले साल से हमारा 86 नंबर था, अब 102 पे पहुंच गए हम लोग। और चाइना भी 86 पे था, वो आज 65 पे आ गया है। मींस उसकी करप्शन कम हो गई है। तो बात यह है कि जिस देश में भ्रष्टाचार रहेगा, वहां पर हर चीज भ्रष्टाचार के हिसाब से ही चलती है। एक कॉमन आदमी जो है, उसको पूछो कि अगर आपकी जान पहचान ना हो या आपके पास पैसा ना हो, कुत्ते की जिंदगी बिता रहा है, बताइए वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? पीने का पानी नहीं है, पोल्यूशन इतनी बढ़ चुकी है। वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो कूड़ा नाली बन चुकी हैं। वहां पर हम पूजा कर रहे हैं, उसकी माता मानते हैं, और नालियां बन चुकी हैं। वो पानी नहीं है, मछली नहीं है, मर गई सारी। वहां पर सारे रिवर्स को इनको कनेक्ट करना था। इसी कहीं बाढ़ आती है और कहीं पर सूखा पड़ता है। इनको कब से 15, 20, 25 साल से 30 साल से स्कीम चल रही है कि रिवर्स को कनेक्ट करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया है। गंगा की सफाई वाली बात भी थी, वो भी शायद अभी तक नहीं। जमुना की सफाई, गंगा, ये खेल तमाशा कर रहे हैं। ये प्रशासन है क्या? यू टेल मी, इज दिस गवर्नेंस? और जो पहले था वही आज चल रहा है। कहते थे पहले भी भ्रष्ट थे, अभी भी भ्रष्ट है। क्या चेंज हुआ? मतलब कुछ नहीं। 25 साल एक कोर्ट कचहरी में केस करो, 25 साल लग जाते हैं। तो आज कहते हैं कि लोग
किसी को तकलीफ होती है, किसी का झगड़ा होता है, तो ही प्रेफर्स टू गो टू माफिया टू सेटल द मैटर देन टू गो टू कोर्ट। कम से कम कहता है कि 2 मिनट में सुनवाई तो हो जाएगी, काम खत्म हो गया, डिसीजन भी हो जाएगा वहां पर। तो लिटरली द कंट्री टुडे, आज देश वाकई में 5-7 परिवारों के हाथ में बिक चुका है साहब, 5-7 परिवारों के हाथ में बिक चुका है। तो इसी को क्या अच्छी गवर्नेंस कहते हैं क्या? इज दिस द राइट काइंड ऑफ गवर्नेंस? बहुत से कानून ऐसे हैं जो सही नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। 5 साल जब आते हैं पावर में, हर साल 3-4, हर 3 महीने कहीं और इलेक्शन हो रही है, तो 5 साल तो इलेक्शन का ही प्रोग्राम चला, तो काम क्या करेंगे लोग? यू टेल मी वन थिंग कि 5 साल में हर साल हर 3-4 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रही है। अभी बंगाल की खत्म हुई, पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब खत्म हो जाएगा, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं, और यही कुछ चल रहा है। और 1.5 साल के बाद फिर वापस मध्य प्रदेश फिर आ जाएगा वहां पर, यही खेल तमाशा चल रहा है। तो काम कब करेंगे ये लोग? और हर एक इलेक्शन में खाली यहां पर वो रेवड़ी बांटने का काम जो कर रहे हैं और मुफ्तखोरी दे रहे हैं, हमारे पूरे देश को जानते हो खराब कर दिया है इन लोगों ने। लोग इंसाफ चाहते हैं, खैरात नहीं चाहते हैं, लेकिन ये खैरात बांट के सबको गरीब रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं। जितने गरीब रहेंगे सब उतना इनका फायदा होगा। फिर जब ये जाते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, माई बाप सड़क बना दो, माई बाप ये बना दो, माई बाप, अरे माई बाप वो पांव पकड़ते हैं, इनके गला पकड़ना चाहिए, पांव क्यों पकड़ रहे हो आप? तो देश को नुकसान कर रहे हैं ये लोग सारा। तो मेरे हिसाब से जो इनको मौका मिला था पिछले 10 सालों में, जब कहते थे हमको पूरी मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, पूरी मेजॉरिटी दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली इन्होंने एक काम किया है, 370 हटाया, अच्छा किया। उसके बाद आप बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट आज भी वही गए, क्यों नहीं हटाया? पूरी मेजॉरिटी थी, क्यों नहीं हटाया? वक्फ बोर्ड हटाना चाहिए था, एब्रोगेट, निकाल देना चाहिए, एकदम कैंसल कर देना चाहिए। इसी तरीके से बहुत से और कानून है, आप मुझे बताइए कि उनको ठीक नहीं करना चाहिए था क्या? आज आप खाना खाते हो, मिलावट है, दवाई लेते हो, मिलावट है, फल लेते हो, उनमें इंजेक्शन मार देते हैं, आप खाते हो और उसमें कार्सिनोजेनिक है। तो आप बताओ कि कौन सी चीज खाए इंसान, क्या खाए? क्या इनको दिखता नहीं है क्या? क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता था? बिल्कुल, फूड सेफ्टी के तो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। अच्छा, नॉर्म तो कर देंगे, नॉर्म भी बना देंगे लोग, पर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? जो जहां जाएंगे वहां पर पैसे लेके चले जाएंगे। आज पुलिस का हाल है ना, 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। ये तो खेल है। तो बात यह है कि भ्रष्टाचार कभी भी शुरू होता है किसी देश में, समाज में, हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता, नेवर। अभी देखिए, नीट का पेपर चला गया, मेरे को बुलाया था, उन्होंने लाइव किए लिए 10 मिनट, दे डिड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मी। तो आप मेरे को बताइए कि उन्हें पूछा कि आप क्या सोचते हैं, देखिए 23 लाख लोगों की जिंदगी खराब हो गई। ना, मैं कहता 23 लाख नहीं है भाई, 23 लाख के पीछे एक एक परिवार है, और परिवार में 5-5 लोग हैं, और उसके आप हिसाब जोड़ो तो 1.5-2 करोड़ का आपने 1.5-2 करोड़ जनता को आपने परेशान कर दिया है बाय डूइंग दिस। और पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी, हर साल पिछले 7 सालों से कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, चाहे नीट है, मीट है, कोई दूसरा तीसरा है, कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जा रहा है। हर साल से हो रहा है, अगले साल फिर होगा। आज से फिर आप मैंने कहा कि आप फिर मुझे बुला लीजिएगा, फिर यही सवाल पूछेंगे, फिर मैं यही बात करूंगा, फिर आप कहेंगे कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में पिछले साल भी गया था और अगले साल भी जाएगा। फिर मैं क्या होगा? मैं को पीएचडी चाहिए आपको इसमें बताने के लिए? आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? यू टेल मी। और मैंने कहा जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, इसका जवाब तो आप जानते ही हो ना, मेरे से आप पूछवा रहे हो ना, और तो कुछ नहीं है। You can even do this thing yourself. Right. Point I'm trying to make is, you tell me, मेरे हिसाब से अब वो बच्चे की क्या गलती है? यही गलती है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। तो
जो इस तरीके से प्रशासन चल रहा है, पुअर करप्ट गवर्नेंस चल रही है, ये अपने नागरिकों के साथ आतंकवाद है। मैं ठीक लफ्ज बोल रहा हूं आपको। दिस इज कॉल्ड टेरराइजिंग योर ओन सिटीजन्स। यू डोंट नीड टेररिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। आवर ओन गवर्नेंस इज टेरराइजिंग आवर ओन सिटीजन। ये बहुत दुख की बात है। तो इसको अच्छी गवर्नेंस कहेंगे आप? अब आप बताइए, पूरी मेजोरिटी है तो आप क्या और क्या चाहिए आपको? 10 साल तो थी ना। सब बहुत सारे बात बोल रहे हैं जी। और हिंदू टेंपल सारे हैं, सरकार के हाथ में है। मणिपुर का बुरा हाल हो गया है वहां पर। पंजाब में ड्रग्स चल रही हैं, और बंगाल में हिंदुओं को मार मार के निकाल रहे हैं वहां से। पिछले 10 साल से निकाल ही रहे थे ना, तो प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा दिया? दे कुड हैव पुट अ प्रेसिडेंट रूल देयर आल्सो, एंड आल्सो पंजाब। इसके तो पिक्चर निकली थी, उड़ता पंजाब एक। जी 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 बिल्कुल। तो आप बताओ कि क्या कर क्या रहे हैं इनको? आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, सारी जनता को मालूम है ये चीजें। तो क्या इनको मालूम नहीं है? सेंटर में सब मालूम है, लेकिन देख के आंख बंद कर लेते हैं। अब बताओ, ये अच्छा प्रशासन है? वुड यू रिस्पेक्ट a governance like this? Answer is no. अब फिर नारेबाजी करते हैं कि बंटोगे कटोगे, बंटोगे कटोगे। निकाला हुआ एक और बांट कौन रहा है? दुख की बात यह है कि हमारे को हमारे लीडर्स ने ही बांट दिया है। आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो कहते हैं ना बंटोगे वही बांट रहे हैं साहब। मैं एग्जाम्पल देता हूं। हिंदू मुस्लिम में समस्या है और रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली। पार्टीशन भी हुआ था, खत्म नहीं हुई, आगे भी खत्म नहीं होगी। बोले हम बहुत प्यार से रहते, प्यार से नहीं रहे, ना आज तक रहे और ना ही रहेंगे, सीधी बात बताऊं आपको। लेकिन हिंदू समाज को बांटने का काम भी हमारे जो हिंदू के ठेकेदार हैं उन्होंने किया है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। 1999 में राजस्थान की इलेक्शन थी और वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। तो वाजपेयी गए वहां पर राजस्थान, और वहां पे उन्होंने जाटों को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया। जाट कैसे बैकवर्ड हो गया? ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? ये भी खाली रेवड़ी बांटने वाला काम किया उन्होंने। लेकिन बात यह है, उनको खाली मकसद था इलेक्शन जीतने का और कुछ नहीं। वो इलेक्शन जीत गए, पार्टी जीत गई, लेकिन देश हार गया। उसके बाद सारे देश में वहां पर सनसनी मच गई। हरियाणा में बोल रहे हैं जाट हमको भी बैकवर्ड कर दो, यूपी में बोल रहे हैं, दिल्ली में इस इलेक्शन में हुआ है, बोले जाटों को बैकवर्ड कर दो। आप नहीं किया। बट लुक, बांटने का काम किसने किया? इन्होंने किया, बीजेपी ने किया ना। यू टेल मी कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं बटोगे कटोगे। ये सरासर बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। और देश के साथ, मेरा ख्याल है, देश के साथ गद्दारी का काम है सर। रियली इसके अलावा मेरे पास लफ्ज कोई नहीं है। और बहुतों को पिछली इलेक्शन 5 लोगों को 1, 2, 3, 4 हफ्ते पहले भारत रत्न भी दे दिया। किसको दे दिया? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये क्या खेल तमाशा है? सो आई डू नॉट हैव दैट रिस्पेक्ट। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि यू डोंट वांट टू सी योर कंट्री इन दिस मैस। सर, जैसा आपने आरक्षण का भी विरोध किया था, जो जाति आधारित आरक्षण है, तब से अब तक क्या कुछ चीजें बदली हैं आपको लगता है? सिचुएशन अभी भी वही की वही है? वही की वही नहीं है, और खराब हुई है। इसी और ये बढ़ावा दिया गया है, और जात का, यहां का टिकट बांटने में, लेना देना, भाषण, समाज में यही कुछ हो रहा है। दे हैव मेड इट वर्स। They have made it worse. And बहुत आसानी से इकट्ठा एकजुट बना के एक देश को एक बना सकते थे। 1 nation, 1 election, 1 nation, 1 education, 1 nation, 1 law, uniform civil code, हटाओ उसको। 1 nation, 1
pretty much everything we should bring in. तो ये जो करते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बेकार झूठ बोलने का नाता है, कुछ नहीं है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है हमारी यूनिटी है, कुछ नहीं है, बांट रहे हैं साहब, हमारे को तोड़ रहे हैं. दिस इज रबिश. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. मैं कोचीन गया तो मैंने सोचा कि भाई साउथ इंडिया में वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं. आई वाज नॉट श्योर. तो वहां पर इस एग्जीबिशन में मैंने कहा कि भाई यहाँ तो हिंदी हिंदी को तो बोलेगा नहीं और इंग्लिश ही बोलेंगे. तो एक आदमी वहाँ पे आए, नहीं साहब मैं बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तो मैं राजस्थान से हूँ. तो मैंने कहा हाँ सर. तो उनसे बातचीत करते हुए मैंने कहा कि भाई आप यहीं रहते हैं? तो हाँ मैं यहीं पे हूँ. तो बोले कि साहब मैं तो हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ. और मैंने कहा फिर यहाँ पर सब इंग्लिश बोलते होंगे, हिंदी नहीं बोलते? तो बोले ना. बोले ऐसा है कि यही खाली शहर है ना, जो यहाँ पर ही शहर में कुछ लोग, यहाँ पर कुछ परसेंटेज लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं. थोड़ा शहर से इधर बाहर निकल जाओगे तो इंग्लिश भी नहीं बोलते, ये खाली मलयाली लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा भाई ये तो टचिंग बॉर्डर है इसका, तमिलनाडु का, और उसकी लैंग्वेज अलग है और यहाँ की मलयाली है, उधर तमिल है, तो क्या करते हैं, तो कैसे बातचीत करते होंगे? बोले सब सिर्फ एक बफर एरिया होता है. बफर एरिया होता है जो 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर जो ओवरलैप करता है, वो इन अ वे दे कैन मैनेज टू टॉक टू ईच अदर, वो आपस में बातचीत कर पाते हैं. उसके आगे चले जाओ तो सब उनको नहीं आती है. तो दैट मीन्स कोई भी नेशनल लीडर वहां पे जाके भाषण नहीं दे सकता. क्या देगा वो? नेशनल लीडर भाषण दे ही नहीं सकता, तो लोकल लीडर ही देगा वहां पर भाषण. तो और मजे की बात देखिए कि कैसा तोड़ने का काम है. बंगाल में ममता पार्टी की थी, उनके जितने थे नेता लोग. महाराष्ट्र में देखिए वहां पर भी वो कहते हैं नेशनल एड्रेस करेंगे हम, लेकिन हम करेंगे मराठी में, टू शो दैट मैं मराठी हूं. इसी तरीके से हर जगह पर ऐसे होता है. और मजे की बात देखो, नेशनल एड्रेस कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज वही अपनी बंगला करेंगे या मराठी करेंगे, एंड बहुत प्राइड से कि मैं इसी में करूंगा साहब, मेरी भाषा यही है ना. मेरी भाषा नहीं है वो आपकी. अब एंड में जब खत्म करते हैं ना, फिर करेंगे वहां पर वंदे मातरम, फिर करेंगे जय हिंद, फिर करेंगे जय भारत, फिर करेंगे जय महाराष्ट्र, फिर करेंगे जय बॉम्बे, फिर जय हू जूहू. अरे और एक और रोड का नाम ले लो, जय जय जय. जय हिंद काफी नहीं है क्या? यू नो समथिंग, लुक एट ऑल दिस. दे थिंक व्हाट आर दे? इतनी छोटी सोच हो गई है. अरे मेरे को आप बताओ, खाली पॉलिटिशियन ने सत्यानाश कर दिया है. जितना बड़ा चोर है, पॉलिटिशियन है, करप्ट है, वो पहले दूसरी पार्टी में थे, उसको बोलते थे कि चोर है, और आज मिल गए 48 घंटे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया उसको. यह हाल है. आप देखो, जब रतन टाटा की डेथ हुई थी, पूरा देश मातम मना रहा था, पूरा देश मायूस हो गया था. देश का हर नागरिक के मुंह गिर गया था एकदम. ये टैक्सी वाले, छाबड़ी वाले, कोने में ठेले वाले, उनके भी मुंह गिर गए थे, एज इफ कि हमने हमारा एक गार्डियन चला गया. अरे प्रधानमंत्री आता है, कहते हैं अच्छा है, मरे आगे, मर गया, जान छुटी. बट जब वो अपना महाराष्ट्र में किसी की डेथ हुई, वो पॉलिटिशियन की, लोग कहते हैं यार 20 साल पहले मर जाता अच्छा था, हमारा बहुत पैसा ले गया, चोर है सारा. लेकिन यहां पर हम कहते हो देश को लॉस हो गया. अरे देश का लॉस पैसे का हो गया, पहले मर जाता तो बच जाता. लेकिन यहां पर भी उसके लिए भी दे सेंड वर्ड्स लाइक हो बड़ा नेता चला गया, दुख हो गया, हमारा नुकसान हो गया. अरे ये झूठ भी बोलते हैं, बनावटी आंसू भी निकालते हैं, उसके बाद मरने के बाद भी झूठ बोलते हैं. ये हाल है. और बहुत से नेताओं के लिए मेमोरियल बना देते हैं, जमीन इकट्ठी कर देते हैं. देखो ना कितनी हो गई यहाँ पर जमीन. राजीव गांधी, दूसरा गांधी, तीसरा गांधी, पता कितने
1000 एकड़ जमीन इन्होंने ले लिया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं हम। मतलब जन नेता उस किस्म का होना चाहिए जो कि वाकई में जनता के मुद्दे को समझे। और क्या आपको देखो ऐसा है, जी। ये सब समझते हैं, बेवकूफ नहीं है, सारी दुनिया घूमते हैं, इनको मालूम है अच्छा शासन क्या होता है, बुरा शासन क्या होता है, देख के भी आते हैं सारा। लेकिन यहां पर आके ना अपना ही राज शासन करते हैं, वही माफिया राज चलता है। दैट्स ऑल। तो सर जैसे अभी रिसेंटली जो एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जेनजी ने एक ऐसा जल्दी से जल्दी इतना उसमें लोगों ने जो है नॉमिनेट किया है और सोशल मीडिया पे उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं मिलियंस में। आपको कुछ भविष्य लगता है इसका कि जेनजी में वो काबिलियत दिखती है आपको कि जिन चीज़ों पे हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो सच में उन चीज़ों को सीरियसली लेंगे? देखिए ऐसा है, उन्होंने पहल की है तो बहुत अच्छा किया है। पहले लोगों ने पहले भी की थी पहल, मैंने भी की थी एक टाइम पे, मैं भी एक पार्टी का चीफ था, और लोगों ने भी पहल की है, लेकिन दे हैव बीन क्रश्ड वन वे और द अदर। कई पावर में आए तो बेईमान हो गए। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली में क्या किया उसने। हाँ, रामलीला मैदान से भी एक मूवमेंट उठा था शुरू में, तो यहाँ पर आप पार्टी ने बहुत लोगों ने सहयोग भी दिया था, लेकिन वो भी कम्युनल कार्ड खेलते रहे। मुस्लिम के लिए जितने दिल्ली में मुस्लिम थे उनको, मौलवियों को, सबको मंथली सैलरी दे दी। वो उन्होंने भी कम्युनल काम शुरू कर दिया पूरा। वही हेरा फेरी सब कुछ उनका भी काम यही शुरू हो गया। तो बात यह है, दे बिकेम लाइक अदर पार्टीज। तो हमने कहा यार वो सारे चोर थे पहले, ये भी तो कम्युनल काम करी जा रहे हैं। तो बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए, इसी वजह से छोड़ दिया उनको। बट कम से कम शुरुआत तो हुई कहीं पे। ये भी अगर ये पार्टी शुरू हुई है बदलाव के लिए, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है कि हुआ है, क्योंकि होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब देखिए नेपाल में क्या हुआ। बल्कि एक मेरे इंटरव्यू हो रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि वहां पर तो आग लगा दिया, जला दिया, तोड़ फोड़ हो गई, अहिंसा हो गया, मारा को लोगों को, घर घर से निकाल दिया और घर के निकाल के मारा उनको, किसको जला दिया। तो हिंसा तो अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा कुछ पिटते रहे क्या, मार खाते रहे क्या? मैंने कहा आपने सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मार खाते रहे? आपके बहू बेटियां और परिवार सारा पिट रहा होगा, आप देखते रहिएगा। कैन यू नॉट आंसर? तो मैंने उसको पूछा कि जिन को अब निकाला है भ्रष्ट लोगों को, 10 साल पहले इनकी 10 रुपए की औकात नहीं थी, आज 10-10 हजार करोड़ की औकात हो गई है। और जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए अंदर कर देते हैं और 10 आदमी को काट देते हैं, मार देते हैं। तो क्या करे, क्या जनता उठे ना? जब ये कर रहे थे तब आपको अहिंसा नहीं दिख रही थी। मैंने कहा आप जैसे लोग नीच सवाल पूछ रहे हैं, तब नीच, अब तब आज अहिंसा की बात कर रहे हो, तब नहीं दिखाई आपको अहिंसा? निर्दोष को मार रहे थे तब अहिंसा नहीं दिखे तेरे को? यू हैव टू अंडरस्टैंड। दोगलापन छोड़ो। बल्कि मैं कहता हूं हमारे को जो नेपाल में हुआ है, हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, यही कुछ होना चाहिए। वी नीड इट। एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अरे एक बात बताओ, एक आदमी 20-20 बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, स्टैंड गन लेके। एक आदमी, जनता का इलेक्टेड लोकसभा के आदमी 10-10, 20-20 बॉडीगार्ड लेके जो है, जनता का प्रतिनिधि जनता से डर रहा है सब। 20-20 बॉडीगार्ड लेके, बंदूक लेके घूम रहा है, जनता का प्रतिनिधि। अरे इनको तो खुल के घूमना चाहिए अंदर जाके, वहां जानते हो क्यों डर रहा है? कितने लोगों ने कितने के मर्डर करवा दिए, डर लगता है कोई पकड़ के मार देगा इसको। 50% पार्लियामेंटेरियन का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आज भी है, और कुछ हो रही ना है, ना होने वाला है। कोर्ट जाते हो तो 25 साल लग जाते हैं, यही खेल है। और पार्टियों को मालूम है जिसको टिकट देते हैं क्रिमिनल है, उसको दे देते हैं, कोई बात नहीं, जीतने का चांस है।
पैसा है, मनी है, मसल है, गुंडा है, मार लेगा, जीत जाएगा। ये हाल है। तो आप खुद बताओ कि ऐसी जो व्यवस्था होती है, लुक एट द पीपल टुडे। और कहीं पर भी आप चले जाओ, पॉलिटिशियंस ने कैसे लैंड हड़प कर लिया है सब। सरकारी लैंड को कब्जा कर लिया, दूसरा लैंड को कब्जा कर लिया है, और किसी ने रिलीजन के नाम पे कर लिया है, किसने मठ बना दिया, किसने मस्जिद बना दिया, मस्जिद के कब्र बना दी, सड़क के बीच में कब्रें बनाई हुई हैं बहुत। किसी की हिम्मत नहीं है साहब, हिम्मत नहीं है। तो क्या करते हैं ये? अरे भाई, सड़क के बीच में कब्र लगी, हटाओ उसको, वेरी सिंपल। ये कुछ नहीं, इसको प्रशासन कहते हैं क्या? नथिंग। और सेम थिंग, इसी बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, तकरीबन 40 to 45% ऑफ द एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है। यही लोग हैं जो पार्टी जो बनी है अभी नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें बेसिकली उन्होंने यही चीज उठाई है। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छा किया है, कम से कम कोई उठा तो है, और उठना चाहिए। और हम लोग को चाहिए कि इसको, ये फैले, इसी तरीके से बढ़े, एंड वी हैव टू टर्न इट अराउंड। ये गलत है साहब। सर, पर एक सवाल मेरा ये भी है कि हम अगर कोई ऐसे कड़े कानून भी बना दें, लेकिन लोगों में भी एक ऐसा सेंस होना चाहिए ना कि वो चीजों को समझ पाए। वो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? अर्चना, देखो एक बात बताऊं, लोग तंग हो चुके हैं और एकदम आशा छोड़ के इसलिए कहते हैं यार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और क्या करें, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं एकदम। दे आर हेल्पलेस। आज मैं कल रात को पढ़ रहा था कि पिछले साल 10,000 farmers committed suicide. 10,000, something like that. It was a pretty big number. Why would they commit suicide? And you know, suicide करना को आसान काम नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए सुसाइड करने के लिए भी। कहता ना वो कायर है इसलिए सुसाइड कर दिया उसने। नो नो, इसी सुसाइड आदमी तब करता है, दो वजह होती है, जब वो अपने आप को होपलेस और हेल्पलेस मानता है। होपलेस, निराशा एकदम, होपलेस, और हेल्पलेस एकदम, क्या करूं मैं, कोई रास्ता नहीं। होपलेस एंड हेल्पलेस होता है तब जाके सुसाइड कमिट करता है। आसान थोड़ी है। बट आदमी क्या करे यहां पर? इसी जैसे हालात हैं, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द पीपल। अब क्या, अब व्हाट चॉइस डू यू हैव? या आदमी बंदूक उठा ले या खुदकशी कर ले। खुदकशी करता है तो कायर कहलाता है, बंदूक उठाता है तो लोग कहते हैं आप कानून हाथ में ले रहे हो आप। इट्स अ बिग इशू। व्हाट डज अ पर्सन डू? सो इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ सिनेरियो। इट इज सैड। आज आप जानते हो कि घर से कितनी लड़कियां उठा के ले जा रहे हैं? डू यू नो दैट? What is the scenario here today? The number was massive. I think it was close to 100,000 girls are being picked up every year from somewhere. So, I mean, what is going on here? बच्चों की सेफ्टी कहां पर है आपके? तो we have to look at the entire thing कि कहां पे हम लोग पहुंच गए. We have actually gone down इन आवर कैरेक्टर, बहुत नीचता पे आ गए हैं। इसीलिए मैंने नोटा का फाइल किया हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी लटका रहे हैं सब, सुप्रीम कोर्ट भी लटका रही है। आदमी को सोचना चाहिए कि वी नीड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस टू क्लीन अप एंड मूव ऑन। मैंने उसमें लिखा है कि अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिल जाए तो उस कंस्टिट्यूंसी से उस सब कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए उस इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए। इसका क्या होगा, रास्ता अच्छे लोगों के लिए आने का रास्ता खुल जाएगा। और दूसरा, ये मजबूर करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि अच्छे कैंडिडेट
उतारें, तब उनको मालूम होगा कि ये उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वी हैव टू गेट दीज लॉज प्रॉपरली डन एंड वी मस्ट ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन। अरे 5 साल में एक इलेक्शन होनी चाहिए, सब जगह होनी, खत्म करो। बहुत से देशों में यही होता है, पर यहां पर नया तमाशा है। काम कब कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वन एजुकेशन पॉलिसी। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, फलाना बोर्ड, सब मध्य प्रदेश बोर्ड अलग लगा हुआ है। और लेकिन सेंटर में आता है, नीट एग्जाम एक होता है, लेकिन सबका करिकुलम बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का अलग है। अब लेकिन नेशनल बोर्ड पे आप compete कर रहे हो, लेकिन सबका करिकुलम एक रखो। फिर वहां पर करिकुलम अलग है और लेकिन compete सब बराबर कर रहे हो, कहाँ से करेगा वो? स्कूल्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो हम सोच नहीं सकते कि बच्चे पढ़ने जाएं। जो अगर विदेशों में हम देखें तो वहाँ जनरली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है। तो क्या वैसा ही आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए या संभव है? मैं फिर से कहिए। सर जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कूल्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल में तो शायद लोग जनरली अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, जो एक मध्यम वर्ग के लोग हैं। वहाँ तो ना ब्लैक बोर्ड होता है ना टीचर होता है। जी, विदेशों में तो ज्यादातर जो है बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं बिल्कुल जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस शुरू से ही क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें भी लगता है आपको कि चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज देखो आप, इसी जितने पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और उसके बाद अमेरिका में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ कहाँ पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। सबको बाहर भेज दिया इन लोगों ने। तो उनको बोलो कि आप सबको, अपने बच्चों को, गवर्नमेंट जितने पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो बात ये बहुत दोगलापन है। तो दे डोंट वांट टू करेक्ट। और आज आप देखो, जितने भी तकरीबन बहुत सारे कॉलेज, स्कूल्स और मेडिकल स्कूल्स, दे आर ऑल ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस, क्योंकि दैट इज अ मनी मेकिंग मशीन। वहां पर पैसे खूब ले रहे हैं और इनिशियल भी पैसे लमसम में लेते हैं एडमिशन के लिए, फिर कुछ और लेते हैं पैसे। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी बीइंग पेड। सर एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि कई बार अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना भी चाहती है सपोज, तो विरोध इतने तरह के हो जाते हैं। जैसे आपने भी यूएस का एग्जांपल दिया कि वहाँ कैलिफोर्निया में ये सब कुछ हो रहा है कि लोग 900 इतने डॉलर जो है आराम से आप उठा के ले जा सकते हो और कोई ऐसा पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो जब वहाँ पे फिर गवर्नमेंट क्यों फेल हो रही है? वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? भैया, लीडरशिप अगर करप्ट हो जाए, बेईमान हो जाए, तो वैसे काम होते हैं ना भाई, हर जगह पर होते हैं। तो कौन सी नई बात है? इट इज शोइंग यू द मेस ऑफ आवर लीडरशिप। जहां पर भ्रष्ट हो जाए तो वहां तो प्रॉब्लम होगी ना आपको, समस्या तो होगी आपको। दिस इज हाउ द होल थिंग हैज हैपेंड। लेकिन कई बार चाइना के डेवलपमेंट को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो बहुत स्ट्रिक्ट उनके रूल्स हैं और शायद लोकतंत्र में विरोध भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हर वर्ग को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वहां पर खुशहाली बहुत बढ़ी है। मैं होके आया हूँ कई बारी। इसी वहां पर इसी इकोनॉमिक फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। फर्क है जी। नहीं तो वो इतना बढ़ नहीं सकते। इकोनॉमिक फ्रीडम है तभी वहां पर इतनी एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, इतनी। इट इज द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। सारी दुनिया की 40% ऑफ द सप्लाईज आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम वन कंट्री। 40 to 45%। तो कहां से कहां पे पहुंच गए। और वेरी सून दे विल बीट अमेरिका ऑल्सो। जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं वो लोग, दे विल बीट अमेरिका पीछे। तो हर लिहाज में। और उन्होंने खाली ये नहीं है कि वहां से कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया, ये कर लिया, किया ये भी नहीं ऐसा कि नहीं किया, जरूर किया उन्होंने। लेकिन उनकी जो रिसर्च हो रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो एआई में रिसर्च है, वो अमेरिका से आगे जा चुके हैं वो। सेम थिंग इन टेक्नोलॉजी, मेनी अदर थिंग्स। कार्स बना रहे हैं वो, किस तरीके से ईवी बना रहे हैं वो। आई मीन इट इज चेंज्ड। दे आर वे अहेड ऑफ अमेरिका।
इंडिया को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं ना, उसको छोड़ दीजिए, आगे चलेंगे वो लोग। तो वी हैव टू सी कि कहां से वो कहां पहुंच रहे हैं और कहां जा रहे हैं आगे, ऑल बिकॉज ऑफ देयर पेट्रियोटिक फीलिंग। आप देखिए जापान तो डिस्ट्रॉय हो गया था टोटल, कैसे जापान विद इन 10, 15, 20 years ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन, कैसे जापान वापस आ गया। लुक एट दिस। एंड जर्मनी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड। सिंगापुर तो था ही नहीं, बट लुक एट वेयर सिंगापुर इज टुडे। इट हैज बिकम द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लंदन, न्यूयॉर्क कुछ नहीं है सब। यूरोप में तो इकोनॉमी काफी क्राइसिस एकदम चेंज हो गया। जी जी। सो एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, most Singapore is considered to be second most honest country in the world. One man, एक आदमी ने बदलाव किया, ली कुआन यू। उसने एक बात कही थी, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, यह अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाली ले आऊं या देश के लिए ले आऊं। He said, I have to choose. So he said, I brought the prosperity to my country. That's all. और 5 सिद्धांतों पे उसने बनाया था। कहता है कि नंबर 1, जीरो करप्शन। जीरो करप्शन आ गई। 3 साल पहले एक मिनिस्टर वाज फाउंड करप्ट, और करप्शन किस लेवल की थी? फॉर्मूला 1 के जो वहां पर जिन्होंने लगाया था, उन्होंने कुछ फ्री टिकट्स उनको परिवारों को दे दी उसको, और उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले गए। दिस वॉज द टोटल अमाउंट ऑफ करप्शन, एंड ही वॉज आउट। चाइना, somebody was found corrupt, a minister who is publicly hanged, और 2 अभी पकड़े हैं उन्होंने, और नहीं पकड़े हैं, वो गए परमानेंट। ये तो होता है यहाँ, और यहाँ पकड़े जाते हैं, क्या होता है? और बड़ा लीडर बन जाता है। डर नहीं है बिल्कुल। तो आप देख रहे हो ना, फिर उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाएगा। वो तो अपना कौन सी वो न्यूज एंकर है, कहती है वॉशिंग मशीन बना दी, किसी ने कहा था वॉशिंग मशीन बना दी आपने। तो इस पार्टी में आ जाओ तो सब केस खत्म हो जाते हैं, आप धुल गए सारे, चलो। तो वही मैं कह रहा हूं अब। और चाइना का जो था 1 लैंग्वेज, इंग्लिश 1 लैंग्वेज, वहां पर भी बहुत बड़ी समस्या थी। मले, मैंड्रीन, तमिल, फलाना, ये वो बहुत थी। उन्हें का 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज एक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज में फर्क है। हम 4 ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं, सभी ठीक है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज एक हो जाएगी आपकी। और फिर देन उन्होंने कहा आई विल बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। मैं अपने देश में आई विल बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो यहां बोलते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट में इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतने लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देश कभी स्किल डेवलपमेंट से नहीं बनता, हमेशा चरित्र डेवलपमेंट से ही काम होना चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक डॉक्टर होगा हु इज स्किलफुल बट कैरेक्टर नहीं है, क्या करेगा? झूठी सर्जरियां करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी एक पेशेंट नहीं है बल्कि टारगेट है उसको। एक स्किलफुल जज, एक स्किलफुल वकील होगा, लेकिन चरित्र नहीं होगा, जो मैटर 5 हियरिंग में खत्म होने वाला है 500 हियरिंग लगाएगा वो। सेम थिंग, एक स्किलफुल जज होगा लेकिन चरित्र मिसिंग होगा, वो क्या करेगा? वो जजमेंट देगा, जस्टिस नहीं देगा, मतलब फैसले देगा, इंसाफ थोड़ी देगा वो। और एक स्किलफुल सिविल सर्वेंट होगा, IAS, IPS होगा, लेकिन कैरेक्टर मिसिंग होगा, वो खुद ही माफिया बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा। स्किलफुल पॉलिटिशियन होगा, क्या करेगा? अपना देश को बेच के खा जाएगा, खा रहे हैं रोज। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि मैं क्या, देखो भैया, हम लोग इंडिया में रामायण, महाभारत, भगवत गीता की रिस्पेक्ट करते हैं। तो रामायण में तो रावण का नाम तो बहुत जगह पे आता है ना। तो मैंने कहा कि रावण को बहुत ज्ञानी माना जाता था, हमेशा बहुत ज्ञानी। क्या मिसिंग था, क्या कमी थी उसमें? चरित्र नहीं था। तो मैंने कहा आप इन लोगों को इतने स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो लेकिन चरित्र नहीं बनवा रहे, आप खाली रावण पैदा कर रहे हो इस देश में और कुछ नहीं कर रहे।
आपकी समस्या और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो आप अपने लिए। तो मैंने कहा कि अनपढ़ होना बेटर है बजाय गलत शिक्षा के हासिल करने के। बुरी शिक्षा नहीं चाहिए, अनपढ़ होना बेटर है कि क्योंकि एक अनपढ़ चोर होगा तो मालगाड़ी से माल चुरा ले जाएगा, पढ़ा लिखा चोर होगा तो पूरी मालगाड़ी ले जाएगा। दिस इज द डिफरेंस व्हाट वी आर टॉकिंग। सर यही वजह है कि जो आप आपका जो नया प्रोजेक्ट है या जो नई बुक आप लिख रहे हैं, आपने बताया कि आप उसमें एटिकेट्स को प्रमुखता दे रहे हैं, उसी के आधार पर आप नई बुक लिख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एटिकेट सीखने से क्या एक अच्छे चरित्र का निर्माण भी हो सकता है? ये बात ये है कि एटिकेट मैनर्स इज वन थिंग, कैरेक्टर इज अनदर, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ हद तक ओवरलैप भी करता है ये। इसी जब एक आदमी का चरित्र अच्छा होता है, उनका एक एटीट्यूड है, नजरिया बहुत केयरिंग होता है, दे आर केयरिंग एटीट्यूड एंड दे आर कंसिडरेट, केयरिंग, कंसर्न्ड, दूसरे का दुख समझते हैं, दे आर हेल्पफुल, कंसिडरेट। तो ये सारी चीजें आती हैं। आज देखिए, आप कोई दफ्तर में बाथरूम जाता है, आप पब्लिक ऑफिस में किसी में चले जाओ, आप बाथरूम में जा नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है, इतनी गंदगी होती है कि आदमी वहीं पर तो बीमार हो जाएगा वहां। सी दे डोंट नो हाउ टू यूज द बाथरूम। और बाथरूम ये भी नहीं मालूम है कि भाई आप यूज करते हो, सीट उठा के करो, दूसरे लोग आ रहे हैं, उसके बाद साफ करो, वहां पर साफ कर रहे हो तो सारे वहां पर चीटा करके वहां पर कीचड़ मत बना दो वहां पर। ये बेसिक थिंग्स लोगों को समझना चाहिए किस तरीके से करना है। मैं जापान गया, वहां पे अर्चना, मैं आई थिंक आई सॉ मेनी कंट्रीज वहां पर, कोबे में गया, कियोटो में गया, एंड मैं टोक्यो में, पूरे देश में मैंने एक कूड़ादान नहीं देखा, और पूरे देश में कूड़ा नहीं था। पूरे देश में कूड़ादान एक जगह पर नहीं देखा मैंने, और देश में कूड़ा भी नहीं देखा। कैसी कमाल की बात है। तो मैंने हमारे जो होस्ट थे उनसे पूछा, कहता सर यहाँ पे हर स्कूलों में कोई जेनेटर नहीं है, सब जितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, वो अपना सारा स्कूल वही साफ करके जाते हैं, एवरीबडी। और कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है जहां पर लोग रह रहे होते हैं, वो उन्हें वीकली और मंथली बेसिस सारा कुछ अपने आप खुद साफ करते हैं, रोड वगैरह सब कुछ क्लीन करते हैं वहां पर, दे डू इट देमसेल्व्स। और इंटेग्रिटी, ईमानदारी इतनी है वहां पर कि आप दुकान में गए, हम लोग वहां पर सामान पड़ा हुआ था, सामान के बगल में प्राइस लिखी हुई थी और एक डब्बा पड़ा हुआ था, तो आप सामान उठाइए और डब्बे में पैसे डाल के चले जाइए। तो मैंने उसको पूछा, मेरे होस्ट थे, मैंने कहा यार सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ यहाँ पर, कोई उठा के ले जाए यहाँ से। कहते नहीं, यहाँ पर नहीं करते ऐसे। मैंने कहा मैं कोई कैमरा तो दिख नहीं रहा। कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, ऐसा कोई करते नहीं यहाँ पर, लुक एट दिस। और फिर मैंने उसको, उनकी पर्ल के डीलर हैं, बहुत बड़े डीलर हैं, मेरे को अपनी फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री क्या मतलब, एक छोटा सा जगह थी, वहाँ पर 4-5-6 लोग काम कर रहे थे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई पर्ल तो एक महंगी आइटम होती है और इसकी ज्वेलरी की भी कीमत बढ़ती है, तो मैंने कहा कि ये इनका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं आप? कल यही करते हैं अपने आप? नहीं, मैंने कहा भाई इनका चेक कौन करता है? कहता नहीं, यही करते हैं अपने आप। तो मैंने कहा भाई ये कुछ अगर गलत कर दें तो इसका सुपरवाइजर कौन है? कहते सुपरवाइजर कोई नहीं है। तो मैंने कहा कोई गलत करें तो कौन चेक करेगा? कहता नहीं करते, गलत नहीं करते। मैंने कहा इंसान है? कहता नहीं, ये अपना काम चेक करके आगे देते हैं, उसके बगैर नहीं देते। लुक एट दिस। कहता है कि दे आर लिविंग ऑन वन प्रिंसिपल, दे वर्क बाय वन प्रिंसिपल, do the right thing first time every time. Do the right thing first time every time. अब मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार कमाल होगी। No wonder 3 चीजें उनके अंदर एकदम टिकी हुई हैं, हर एक एम्प्लॉय के अंदर, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क। 3 मेहनत करने से डरते नहीं है। यहाँ पर
आप देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता। चाइना में डू यू नो जो इंडिया की आउटपुट है, यहाँ पर जहां पर 2 आदमी जितना काम करते हैं वहां 1 करता है। दिस इज द रेशियो। देयर आउटपुट इज डबल देन 1 पर्सन हियर। ये तो डॉक्यूमेंटेड है। क्या लोगों को दिखता नहीं है क्या? सरकार को नहीं दिखता? वी हैव टू अंडरस्टैंड। राइट। तो दिस इज द कोई इसमें इट्स नो बिग डील, कोई बड़ी चीज नहीं है पढ़ने की। कानून ऐसे बनाए हुए हैं यहाँ पर कि लोग चोरी कर रहे हैं और सीधा काम करने के लिए टेढ़ा काम करना पड़ता है। यहाँ पर सीधा काम होता नहीं। सो दिस इज द सैड पार्ट। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है और उसके लिए शायद हमें घर से ही अपने बच्चों को भी तैयार करना होगा, क्योंकि अगर हम एक राइट एज में बच्चों को, जैसे हम आजकल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन एक कंपलसरी किस्म का सब्जेक्ट है, तो ऐसा लगता है कि नैतिक शिक्षा या ऐसे मॉरल एजुकेशन भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी एक बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन छोटी सी एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि हर एक आदमी अपना आदमी सुधर जाएगा तो पूरा देश अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा है नहीं। छोटी सी एक बात बताता हूं कि यू शुड बी अ सेफ ड्राइवर। यू हैव टू बी अ सेफ ड्राइवर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिहेवियर। लेकिन दूसरा आदमी दारू पी के गाड़ी चला के आपकी गाड़ी को ठोक देता है, 4 आदमी मार देता है। तो not only do you have to be a responsible person, but you have to be also responsible for the society to make sure that nobody drinks and drives. You are responsible for your behavior also, right? But you are also responsible for the society. तो खाली एक आदमी से जरूरी है, लेकिन that's not the total answer. You see what I'm saying? That is why नैतिक शिक्षा घरों में सिखानी पड़ेगी, जरूरी सिखानी पड़ेगी। और सिखा रहे हैं बहुत लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, वही जिनको हम नैतिक शिक्षा सिखा रहे हैं, किताबों में पढ़वा रहे हैं, एंड मॉरल साइंस आप सिखवा रहे हो, लाइफ स्किल सिखा रहे हो। बच्चा पढ़ता है भाई, पढ़ने के बाद कहता है कि यार ठीक किताब में तो अच्छा लिखा है, लेकिन वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, वो देखो नेता का लड़का क्या कर रहा है, वो BMW चला रहा है, चोरी करके रोज करप्शन कर रहा है। तो कहते हैं किताबों में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कुछ और दिख रहा है। किताब में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है उसका। बिल्कुल। सो आई मीन एज फार एज दूर की जाते हो, when I addressed in Missouri the probationers for all the IAS IPS के लिए लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे एकेडमी में कई अच्छे लोग थे, लेकिन कई लोगों को मैं बात करते हुए, भाई तुमने क्यों ज्वाइन किया, सर्विसेज किया, और कुछ लोगों से बात करते हुए किया, कहते यार देखो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, अपने पैसे बनाने का काम है। कहते लोग 10-20 साल वेट करते हैं, शुरू करो, शुरू से ही काम चालू कर दो अपना। पर्पस इज डिफरेंट। तो यू आर सीइंग जनरल डिग्रेडेशन। मैं एक डीजी पुलिस के साथ बात कर रहा था, तो वो कहता है कि सर ऐसा है कि जो सीनियर लेवल पे द टॉप लेवल होते हैं, डीजी लेवल, दूसरे लेवल, सब ये जहाँ कहता है 700-800 करोड़ रुपए तो हर एक के पास होना ही चाहिए। तो कहता है कि इतना तो मामूली बात है सर, हो जाता है 700-800 करोड़, 1000 करोड़। कैन यू इमेजिन डीजी पुलिस टेलिंग मी दिस? This is common. What are we talking about? समझ गई। करप्शन को बिल्कुल लोगों ने इस तरह से स्वीकार कर लिया है और कहीं ना कहीं उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छे ह्यूमंस को भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करप्शन जुडिशरी में भी आ चुकी है कितनी। जी जी। तो इसलिए जब आपने पार्टी क्या था ना, कॉकरोच पार्टी बनी है, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम लड़ाई शुरू तो होनी चाहिए भाई, लड़ते तो रहो। We have to fight. Why not?
और मैं तो ऐसे लोगों को सहयोग दूंगा बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं सरकारों को भी एक चेक करने का मौका मिलता रहता है कि भाई कहाँ वो गलत कर रहे हैं, कोई एक विरोध की आवाज भी होनी चाहिए साहब, वाकई में होनी चाहिए। एंड आई थिंक विद सोशल मीडिया, आई थिंक बदलाव आना ही चाहिए हम लोगों को। एंड लुक एट तमिलनाडु, विजय आगे, very big contribution was social media. And many times politicians are using social media also. So bottom line is that, लेकिन आज बात यह है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, so, इसलिए सब लोग कहते हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो बीजेपी है, ऑप्शन है। हालांकि मैं भी पिछले 2-3 इलेक्शंस में बीजेपी के लिए कैंपेन भी कर रहा हूं, कैंडिडेट के लिए, और आज भी मेरे को वोट करना तो बीजेपी को ही दूंगा मैं, क्योंकि ऑल्टरनेट जो दिख रहा है वो तो और खराब है साहब। लेकिन ये भी कोई अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को जो वोट मिल रही है वो मजबूरी की वोट मिल रही है, भरोसे की वोट नहीं मिल रही। मजबूरी है कि मैं जा रहा हूं, क्या करूं मैं। भरोसे की वोट में और मजबूरी की वोट में बहुत फर्क होता है। जहां जिसको कोई मौका मिल जाएगा उसको छोड़ के भाग जाएगा वहां। जी, लॉयल्टी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि देखिए हमको जिता दिया, जिताया कहां पे, अब क्या करें वो। जी सर, एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ, क्या सफलता जरूरी है या संतोष होना? संतोष होना बहुत जरूरी है। जी, पैसा या प्रतिष्ठा? वेल, प्रतिष्ठा तो जरूरी है, लेकिन प्रतिष्ठा ज्यादा जरूरी है। जी, अनुशासन या प्रेरणा? अनुशासन। बुक मतलब किताब या सोशल मीडिया? किताब। और एक आदत जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन बदला? एक आदत जिसने शेप किया आपको, चाहे आपके बहुत अर्ली एज की बात क्यों ना हो। वो मेरे को जो याद आता है, मेरी मदर ने मुझे सिखाया था। तो मेरे को 3 बारी चांटे लगे, थप्पड़ मारा था उन्होंने। तो 20 साल की उम्र तक एक थप्पड़ लगा था, उसके बाद भी एक लगा था मेरे को। सो व्हेन आई वाज 26 और 100 आदमी के बीच में मेरी माँ ने थप्पड़ लगाया था। तो मैं सोचता हूँ कि कभी की भी इंसान को भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। आई थिंक दैट्स अ गुड। तो ऐसा कुछ किया क्या था आपने जिसमें? नहीं, वो मैं लंबा टाइम हो जाएगा वो। जी, मेरे को मतलब कई बार आपको अगर कुछ गाइडेंस मिल रही है, चाहे किसी भी रूप में मिले, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कठोर भी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक ऐसी किताब जो हर युवा को पढ़नी चाहिए? जो हर युवा को पढ़नी चाहिए? यू कैन विन, राइट। ये तो मैं भी कहूंगी, ये मैं भी रिकमेंड करूंगी। और एक सलाह जो अपने 20 वर्षीय स्वयं को आप देना चाहेंगे कि अगर आप 20 साल की एज में अभी हो या होते, तो आप अपने आप को क्या, कोई चीज ऐसी छूटी या मिस हुई, आप देना? बहुत सी चीजें छूटी सब, बहुत सी। स्टे फोकस्ड। वो कहते हैं द ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर। वो खाली बहुत सारी इट लुक्स ग्रीनर, इट मे नॉट बी ग्रीनर। तो इसलिए हम लोग जो हमारे हाथ में जो है उसको छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी चीज, दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। आई वुड रिमेन मोर फोकस्ड in my life. जी, I would have probably been 100 times where I am now today. I'm not kidding. That's important. जी सर, आज हमने क्योंकि बहुत सारे युवाओं पे भी बात करी, तो अब आखिर में मैं चाहती हूँ युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपको उनकी मेन समस्या दिखाई देती है? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा एक मैसेज युवा को है आज, खास तौर पे वो कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, हम क्या करें, कंपटीशन बहुत है। तो मेरा उनसे खाली एक कहना है, ये जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आया जैसा आज है। जितना सफल होना आज आसान है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरे से कई बार पूछते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि सफल होना आसान है। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे चल रहे हैं आज, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है। कहता है हार्डली एनी।
ज़्यादातर लोग हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं काम नहीं करना चाहते उतना, और एक दूसरा वर्ग है वो उतना ही करना चाहता है जिससे उसकी जान छूट जाए। एक बहुत छोटा वर्ग है जो जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। मैंने कहा अगर आप उस वर्ग में आते हो, छोटे वर्ग में, तो आप मुझे बताओ कि आपका कंपटीशन कहाँ पर है? यू हैव नो कंपटीशन। आज आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अटर्नी नहीं मिलता, कारपेंटर नहीं मिलता, प्लम्बर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। सवाल यह है क्या आप जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाने को तैयार हो? आप देखें सफल लोग जो हुए हैं उनका जीवनी पढ़ें, और जिन्होंने सफलता को मेंटेन किया है उन्होंने वो सब इस सिद्धांत से जिए हैं कि मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने समाज को। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस सिद्धांत से जिए, आपका कोई कंपटीशन नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जिंदगी में जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दीजिए। स्टॉप ब्लेमिंग द स्टार्स, हॉरोस्कोप, ये वो लटपट, वो सब बैठते हैं यहाँ पर, खाली पत्रियां मिलाते हैं और जिम्मेवारी खुद नहीं लेना चाहते, और गड़बड़ होती है तो कहते हैं मेरी पत्री खराब है। फिर गुरुजी, साधु जी, महाराज उनके पास पांव पकड़ने चले जाएंगे वहां पर, और यही देखते रह जाओगे आप, कुछ नहीं है। कोई मंगली कह देता है, कोई शनि चढ़ा जाता है, कोई फलाना कर देता है, ये कर देता है, और जाते हैं यहाँ पर कई जगह पर, और वहाँ पर देखते हैं 4-4, 6-6, 10-10 हजार लोग बैठे हैं वहाँ पर, और एक महाराज बैठे हैं वहाँ। कल जलेबी खाई थी नहीं खाई थी, कल चटनी खाई थी नहीं खाई थी, वो भी खूब पैसे दे रहे हैं। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ब्लेमिंग द स्टार्स। आप देखिए सिख परिवारों में कोई पत्रियां नहीं मिलाते, कोई मंगलिक नहीं होता, उनका शुभ मुहूर्त नहीं होता सिख परिवारों में शादी के लिए। हर शादी संडे को होती है, संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं। आप देखिए विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गुरु नानक, इन्होंने कभी इन चीज़ों की यकीन नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ लड़ाई की उन्होंने, अंधविश्वास के खिलाफ। और दूसरा एक बहुत चीज, आप खास तौर पे कोविड के टाइम में जानते हो कितने देशों ने एक कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट दी, एंड दैट वाज आवर सिख कम्युनिटी। एंड क्योंकि सिखी 3 चीजों पे टिकी हुई है, नाम जप, वंड शक, किरत कर। नाम जप, परमात्मा एक है, निरंकारी है, निरंकारी है। दूसरा वंड शक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, बांट के खाओ। और जो अंडर प्रिविलेज है, गरीब है, उसको शेयर करो उसके साथ। और किरत कर, नाम जप, किरत कर। किरत कर इज कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा कोई काम नहीं होता। आज तक अर्चना जी आपने कभी सरदार को किसी भीख मांगते देखा है दुनिया में? नेवर। वाली थी अभी आपको, नहीं, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि सरदार भीख नहीं मांगता। ये अहंकार नहीं है। वो जूता साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। मेहनत करते हैं, मेहनत करता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिक्की। और सिखों में कोई जात नहीं होती। हर सरदार आदमी का नाम सिंह है, सरदारनी का नाम कौर है। देयर इज नो जात। तो मैं तो कहता हूं कि सिक्खी के सिद्धांत को अगर अपनाया होता इस देश में, तो हमारे कोई संविधान की जरूरत नहीं थी। आवर कंट्री वुड हैव बीन वे वे अहेड। और पॉलिटिशियन ने जात पात करके बिगाड़ दिया है सब। आप एक बताओ कि आम आदमी कभी भी कोई बस या ट्रेन में बैठता है, कभी आज तक, मैंने तो नहीं देखा, कभी आज तक किसी ने अपने पड़ोसी बगल वाले के साथ नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या है? आज तक नहीं पूछा, मैंने नहीं देखा साहब। इस सरासर सब हेरा फेरी करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। और किसी को भारत रत्न मिल जाता है, कोई पद्मश्री मिल जाता है, किसी खेल तमाशा ये लगा हुआ है। तो कम से कम युवा ये सीख सकते हैं कि वो मेहनत से जी ना चुराएं और जम के मेहनत करें और अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर दें,
तो अच्छी बातों के साथ ही हम इस पॉडकास्ट को आज यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो ज़रूर मुझे लगता है दर्शकों के जहन में रहेंगी। हमेशा आप मोटिवेट करते आए हैं, तो आज भी आपने अपनी बातों से मुझे लगता है कि समाज को, युवा वर्ग को आज भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।